हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी दोस्तों को। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्पायर एजुकेशन के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की। और दोस्तों आज हम 15 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार सारे के सारे बच्चे लाइव जुड़ेंगे और फिर हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। सदानम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? दोस्तों बात आई है यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में, और यहाँ पे नाम आया है पीवी बालकृष्णन। तो इनको बताना है कि किस नृत्य शैली के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया था। लावणी के लिए, कथकली के लिए, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी? दोस्तों लावणी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि लावणी नामक जो त्योहार है ये कहाँ, तो आप जानते हो एक तो बेटा लावणी और दूसरा जो है वो है गणेश चतुर्थी। लावणी और गणेश चतुर्थी जो है ये दोनों के दोनों जो है कहाँ पे होते हैं, तो आप आंसर करेंगे सर ये दोनों के दोनों महाराष्ट्र के अंदर होते हैं। कथकली का नाम आया है तो आप जानते हो कली कहाँ की थी, तो केरल की थी जिसने आपको मोह लिया। और दोस्तों मोहिनीअट्टम भी केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और कुचिपुड़ी जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का है। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी। और ये जो पीवी बालकृष्णन है, इन्हें कथक कली के लिए ही दोस्तों जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें ये पुरस्कार कब मिला था? तो दोस्तों कथक कली के लिए इन्हें ये पुरस्कार 2003 के अंदर मिला था। कब मिला था? 2003 के अंदर दोस्तों, याद रखेंगे। अगर मैं बात करता हूं इन्हीं के बारे में, तो दोस्तों एक तो कथकली के बारे में, या दोस्तों मैंने आपको क्लासिकल डांसेस के बारे में बताया था, और मैंने एक बात कही थी कि एग्जामिनर जो है आजकल क्लासिकल डांस और फोक डांस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है इंडियन सिविल सर्विस के बारे में, यानी वो बात कर रहा है आईसीएस की। और दोस्तों आईसीएस के अंदर भर्ती होने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। और ये सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर के ही भाई हुआ करते थे, जिन्होंने 1863 के अंदर, याद रखें दोस्तों, ये सिविल सर्विस के अंदर कब भर्ती हुए? 1863 के अंदर ये भर्ती हुए। तो ये आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें गुरुदेव के नाम से आप जानते हो दोस्तों, तो इनके बारे में आप सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैडमिंटन गेम में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन की बात आई है दोस्तों, तो बैडमिंटन के अंदर आपको बताना है कितने अंक होते हैं। 15, 21, 11 या फिर दोस्तों 2024? ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे कितना आना था? 20 आना था। ये 24 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 20। आप बताइएगा इस क्वेश्चन का जो है आंसर वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे बैडमिंटन खेल के अंदर सर 21 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 21 अंक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? पुरमा बनर्जी, ध्यानचंद, लाल शाह बुखारी, जफर इकबाल? दोस्तों ओलंपिक की बात आई है तो आपको ये पता होना चाहिए ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों 1896 के अंदर जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। और ओलंपिक की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1896 में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा बताइए भारत ने ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट कब किया था, या भारत ने कब भाग लिया था? तो 1900 के अंदर भारत ने ओलंपिक के अंदर भाग लिया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने साल में होता है? 4 साल में एक बार होता है दोस्तों। और 2020 के अंदर जो ओलंपिक हुए थे वो कहां पर हुए? तो दोस्तों आप आंसर करेंगे सर ये ओलंपिक हुए थे टोक्यो में। कहां पे हुए थे? टोक्यो के अंदर हुए। और दोस्तों टोक्यो जो है आप सभी जानते हैं किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है। और टोक्यो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप आंसर कर सकते हो, ये अरकाव नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? अरकाव नदी के किनारे ये बसा हुआ है। दोस्तों ओलंपिक्स का जो ध्वज है, यहाँ पे देखिए ध्वज, ध्वज के अंदर जो है कितने गोले होते हैं? सर ध्वज के अंदर 5 गोले होते हैं। और इन 5 गोलों में एक पीला गोला भी होता है। जिस रंग से आप लिख रहे हैं उसी रंग का एक गोला भी होता है, पीला रंग का। और दोस्तों ये पीले रंग का जो गोला होता है ये किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है? तो ये एशिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और दोस्तों ओलंपिक की बात आई है तो आपसे ये भी पूछा जाएगा बताइए 2024 के अंदर ओलंपिक कहां पर होंगे? तो आप आंसर करेंगे सर ये पेरिस में होंगे। और पेरिस किसकी राजधानी है दोस्तों? फ्रांस की। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा बताइए 2024 में ओलंपिक कहां पर खेले जाएंगे? पेरिस में। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो आप आंसर करेंगे पेरिस के अंदर हमने सीन देखा, तो सीन नदी के किनारे दोस्तों ये बसा हुआ है।
अब इसने ये पूछा है, बताइए ओलंपिक के पहले ध्वजवाहक जो है वो कौन बने थे? तो सर वो पुरमा बनर्जी बने थे। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर पुरमा बनर्जी जो है यही बने थे। दोस्तों पुरमा बनर्जी का नाम आया है तो वो आपसे ये भी पूछेगा ये कौन है? तो ये एक धावक है दोस्तों। ये क्या है? एक सर ये एक धावक है, ये एक दौड़ से संबंध रखने वाली है पुरमा बनर्जी। और पुरमा बनर्जी के द्वारा ये ध्वजवाहक का काम कब किया गया था? 1920 के अंदर किया गया दोस्तों, 1920 के अंदर ये काम किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? दोस्तों आपको ये बताना है कि इसका जो आधार रंग है 50 रुपए का वो किस रंग का होता है। जो नए नोट मोदी जी ने जारी किए थे उनके बारे में बताना है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो 50 रुपए का नोट दोस्तों आपने देखा होगा और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? 50 रुपए का जो नोट होता है दोस्तों उससे पहले हम बात कर लेते हैं हर एक नोट की, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बने हुए हैं आपके एग्जाम में। 10, 20, 50, 100, 200 और 500, इनके बारे में एक एक चीज समझना दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं 10 रुपए के नोट की, तो 10 रुपए का जो नोट होता है दोस्तों इसका जो कलर होता है वो चॉकलेटी भूरा होता है। देखा होगा आपने कि सर इसका जो कलर होता है वो चॉकलेट रंग का होता है और ये चॉकलेटी भूरा होता है। और 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर का। किसका होता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो चित्र है दोस्तों वो इसके ऊपर होता है। उसके बाद 20 रुपए का नोट, और 20 रुपए का जो नोट है ये हरा हल्का सा पीला होता है दोस्तों। कैसा होता है? हल्का सा पीला और हरा सा भी होता है। तो हरा सा पीला ये नोट होता है दोस्तों। और इसकी मैं अगर बात करता हूं तो आप जानते हो इसके ऊपर होती है एलोरा की गुफाएं। क्या होती है दोस्तों? एलोरा की गुफाएं। 50 रुपए का इसने आपसे पूछा है और इसका जो कलर होता है दोस्तों वो फ्लोरोसेंट नीला होता है। फ्लोरोसेंट नीला। और आप सभी जानते हैं 50 रुपए के नोट के ऊपर क्या होता है? तो सर इसके ऊपर होता है हम्पी। और दोस्तों हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक पे। 100 रुपए का जो नोट होता है दोस्तों लेवेंडर कलर का होता है। आजकल बड़ा ट्रेंड में चला हुआ है लेवेंडर कलर। और लेवेंडर कलर का तो होता है, लेकिन 100 रुपए पर चित्र किसका होता है? रानी की बाव का। किसका होता है? रानी की बाव। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है दोस्तों। 200 रुपए का जो नोट होता है ये बड़ा भाई चमकता रहता है, चमकीला सा पीला सा होता है। तो चमकीला पीला नोट होता है। और इसके ऊपर जो है वो सांची का स्तूप होता है जो कि अशोक ने बनवाया था। तो सांची का स्तूप कितने के नोट पर होगा? 200 रुपए के नोट पर। 500 रुपए के नोट का अगर वो रंग आपसे पूछता है दोस्तों तो वो कैसा होता है? स्टोन ग्रे कलर का होता है। स्टोन होता है पत्थर, स्टोन ग्रे कलर का होता है। और 500 पे होता है लाल किला। तो दोस्तों आप कहोगे सर आपने 2000 का नहीं लिखा। तो दोस्तों 2000 रुपए का नोट बंद कर दिया गया है। और इसका जो कलर हुआ करता था वो मेजेंटा कलर हुआ करता था। कौन सा था? मेजेंटा कलर। और इसके ऊपर दोस्तों मंगलयान का चित्र हुआ करता था। आजकल ट्रेंड में ये क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कौन से नोट का कलर कैसा होता है और इनके ऊपर कौन कौन सा चित्र होता है। अब आप आंसर कर दोगे सर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? फ्लोरोसेंट नीला होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार आपसे ये भी पूछता है बताइए 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र होता है? तो आप आंसर करेंगे सर इसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। किसके? आरबीआई के गवर्नर। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर का नाम आपसे पूछ ले तो आप आंसर करेंगे शक्तिकांत दास। क्या नाम है दोस्तों? शक्तिकांत दास उनका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आज का आपका अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या मणिपुरी? बताइए दोस्तों। बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा? बहुत ही गजब क्वेश्चन है। और मैंने कहा कि वो क्लासिकल डांस के बारे में आपसे पूछेगा। तो क्लासिकल डांस जो है दोस्तों इनकी संख्या कितनी है? 8। भरतनाट्यम की बात आई है दोस्तों, अभी मैंने बताया था भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम की दोस्तों मैं अगर बात करता हूं तो आप याद रखेंगे सर मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का है। कुचिपुड़ी जो है दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का है। मणिपुर की मैं अगर बात करता हूं तो मणिपुरी जो है दोस्तों ये मणिपुर का है। उसके बाद एक रह गया दोस्तों आपका क्षत्रिय। और दोस्तों आप सभी जानते हैं क्षत्रिय कहाँ का है? असम का है। उत्तर भारत के अंदर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य कौन सा है?
कथक है, और कथक कहाँ पे किया जाता है? सर ये उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाता है। उसी प्रकार वो आपसे कथकली के बारे में पूछ सकता है, और दोस्तों कथकली जो है ये कहाँ पे किया जाता है? तो सर ये केरल के अंदर किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? केरल के अंदर किया जाने वाला आपका नृत्य है। तो असम में क्षत्रिय है, उत्तर प्रदेश का कथक है, और केरल का कौन सा हो जाएगा? कथक कली हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का मैंने बता दिया। उसी प्रकार एक रह गया दोस्त का आपका, जिसका नाम है ओडिसी। और दोस्तों आप ये आंसर करेंगे सर ओडिसी जो है वो कहाँ पे होता है? ये ओडिशा के अंदर किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश का सर कुचिपुड़ी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। निम्न में से रेडॉक्स रिएक्शन की पहचान कीजिए। दोस्तों एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है, उसी प्रकार एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, उसके बारे में आपको बताना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ रिडॉक्स रिएक्शन का, कि रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जब रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजन को तो प्राप्त किया जाता है, सॉरी, ऑक्सीजन को तो प्राप्त किया जाता है, और हाइड्रोजन जो है इसे क्या कर दिया जाता है? खो दिया जाता है, या इसे जो है वो लॉस कर देता है दोस्तों। तो इसके अंदर आपको एग्जांपल बताना है, तो भाई सीधा सीधा आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 जो है MnO2+4 तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में कब मनाई जाती है? बताइएगा दोस्तों। चलिए महाशिवरात्रि की बात आई है दोस्तों, तो आप सभी जानते हो भगवान शिव का ये एक त्योहार है ये। और दोस्तों ये किस महीने के अंदर मनाई जाती है? कार्तिक में, चैत्र में, फाल्गुन में, या वैशाख में? तो दोस्तों ये महाशिवरात्रि जो होती है ये फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। और कब मनाई जाती है? तो ये कृष्ण पक्ष की, फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की, दोस्तों याद रखना इस चीज को, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। आम भाषा में इसे चौदस के नाम से आप लोग जानते हो, तो ये याद रखना है दोस्तों आपको। विशाख महीने का नाम आया तो दोस्तों आप जानते हो विशाख की ही पूर्णिमा की रात थी, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, तो ये आप जानते हो। तो विशाख पूर्णिमा जो है उन लोगों के लिए बड़ा त्योहार है जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। फॉरवर्ड, समानता, रोलिंग और एकीकृत। तो दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए सर 1977 से लेकर 1978 को पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी इसको समाप्त कर दिया गया, और उसके बाद जो है छठी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था, जो कि 1978 से लेकर दोस्तों 1983 तक चली थी। और 1977 से 78 के बीच में जब पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया और छठी पंचवर्षीय योजना को जब लागू किया गया, और इन दोनों के बीच का जो गैप था दोस्तों, इसी का ही एक नाम रखा गया था, और वो नाम क्या था? तो उसका नाम रोलिंग रखा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कि सर इसे किस नाम से जानते हैं? रोलिंग। रोलिंग क्या होता है? तो रोलिंग प्लान का अर्थ ये होता है दोस्तों कि प्रतिवर्ष योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा, और इसके आधार पर ही नई योजना जो है वो बनाई जाएगी। तो इसको ही इन्होंने क्या नाम दिया था? रोलिंग प्लान का नाम दोस्तों दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवेन सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं, जिसका उत्तर देना बहुत कठिन होता था। बताइएगा दोस्तों कौन क्वेश्चन पूछता है उनसे? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हवेन सांग नाम का एक व्यक्ति था, जो कि भारत आने वाला दूसरा चीनी यात्री माना जाता है। जो भारत आने वाला क्या माना जाता है? दूसरा चीनी यात्री माना जाता है। और दोस्तों ये हवेन सांग जो है ये 629 ईस्वी के अंदर भारत के लिए पलायन करता है चीन से। और ये व्यक्ति जो है ये भारत आकर एक किताब भी लिखता है, और दोस्तों किताब का नाम इंपॉर्टेंट है सी यू की। कई बार आपसे ये पूछता है हवेन सांग जो है किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और ये हर्षवर्धन जो है बड़ा ही महान राजा था, जिसने
606 से लेकर 647 के बीच में भारत में राज किया था। तो ह्वेनसांग जब दोस्तों नालंदा में गया और नालंदा के अंदर इसने दोस्तों बौद्ध धर्म की पढ़ाई करी। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये पता होना चाहिए कहाँ पे है, बिहार में। और इसका जो निर्माण है वो गुप्त शासक कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों जब ये बिहार में जाता है तो उसके अंदर जब नालंदा में ये एंट्री लेने वाला होता है तो वहां के द्वारपाल जो है इससे बड़े ही खतरनाक खतरनाक सवाल पूछते हैं, बड़े ही खतरनाक तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। और ये जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि ये इनका आंसर ना दे पाए और यहाँ से वापस चला जाए। लेकिन ह्वेनसांग बड़ा समझदार व्यक्ति था, इसने द्वारपालों के द्वारा पूछे गए हर एक क्वेश्चन का आंसर देना शुरू किया। तो द्वारपाल बोले भी हाँ ठीक है, बंदे में दम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? बताइएगा दोस्तों। 2022 के अंदर जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव हैं वो कौन है? सीताराम येचुरी, डी राजा, इंद्रजीत गुप्ता या विनोय वी शर्मा? दोस्तों फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। इसका आंसर जो है वो क्या होगा? तो याद रखें दोस्तों, डी का यहाँ पे मतलब है दोराई सामी राजा। यहाँ पे याद रखें डी का मतलब क्या है? दोराई सामी राजा। तो दोराई सामी राजा जो है दोस्तों वो क्या थे? कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं कौन? करते हैं बताइए। स्किल इंडिया मिशन की जो है दोस्तों, पहले तो ये पता होना चाहिए शुरुआत कब हुई। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 2015 के अंदर हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो भारत देश के प्रधानमंत्री करते हैं दोस्तों। और भारत देश के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम आप सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी है, जिन्हें आप नमो नमो के नाम से जानते हो। और दोस्तों ये नरेंद्र मोदी जो है ये कहाँ से एमपी चुने गए हैं मुझे ये बताएंगे। तो नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों ये एमपी चुने गए हैं उत्तर प्रदेश की वाराणसी नामक सीट से। कौन सी सीट से दोस्तों? उत्तर प्रदेश की एक सीट है जिसका नाम है वाराणसी, और यहीं से ही ये एमपी चुने गए हैं। गृह मंत्री के बारे में बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सारे के सारे जानते हो, अमित शाह जो है वो भारत के गृह मंत्री हैं। राष्ट्रपति जो है दोस्तों वो वर्तमान में 15वें नंबर के हैं। और 15वें नंबर की जो राष्ट्रपति हैं ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री दोस्तों अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में दिए गए योगदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे बात आई है जीडीपी की, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से हम जानते हैं। तो इसके अंदर आपको बताना है कि उस योगदान को क्या कहा जाता है? संरचनात्मक ढांचा, सांकेतिक ढांचा, वास्तविक डीजीपी जीडीपी या फिर दोस्तों वास्तविक ढांचा। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन से बच्चे जो हैं वो कर पाएंगे। तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं संरचनात्मक ढांचा। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था, चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर खालिस्तान के लिए निर्धारण मार्गों से भ्रमण करते हैं। दोस्तों आपको ये बताना है कि वो एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक जाते हैं तो वो किस चीज के लिए जाते हैं। तो दोस्तों क्या उन्हें मुद्रा की और पानी की जरूरत होती है? सर उन्हें पानी की तो जरूरत होती है लेकिन मुद्रा का जरूरी नहीं है, गलत हो जाएगा। आश्रय और पैसे, सर मुद्रा का तो रोल ही नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। आश्रय और चारे या पानी के लिए। दोस्तों जहां उनके खाने पीने की वस्तुएं होंगी और पानी की चीजें होंगी तो फिर उन्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो वो किसके लिए जाएंगे? चारे और पानी के लिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे गजब के आंसर आपके आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है आपका आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों? निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? ये दोस्तों 2022 के करंट की बात कर रहा है। 2023 में जनवरी में एग्जाम हुआ था और 2022 के सितंबर महीने की करंट अफेयर इन्होंने पढ़ी है। दोस्तों करंट के लिए आप लोग निश्चित रहें, एक करंट अफेयर की क्लास जो है मैं भी आपके लिए लेकर आऊंगा। एक ऐसी मैराथन क्लास होगी जिसमें आपको 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर जो है वो कवर करवा दिया जाएगा। तो इस चीज के लिए आप सभी निश्चित रहिए। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो सर त्रिपुरा की बात आई है तो त्रिपुरा जो है दोस्तों इसके बारे में दो स्टैटिक बातें आप याद रखोगे। एक तो बांग्लादेश ने त्रिपुरा को कितनी ओर से कवर कर रखा है? तो बांग्लादेश ने इसे 3 ओर से कवर कर रखा है।
दूसरा दोस्तों आप याद रखेंगे इसी त्रिपुरा के बारे में, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में कौन सी लाइन है, तो 0 डिग्री लाइन है दोस्तों। कौन सी लाइन है? 0 डिग्री लाइन। और ये राज्यसभा के अंदर जो सदस्य नामित हुए थे या निर्वाचित हुए थे, उनका नाम था विप्लव कुमार देव। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा अधिकार ऐसा है जो आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण देता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, या दोस्तों आर्टिकल 20, या फिर दोस्तों आर्टिकल 22? तो दोस्तों बात आई है मौलिक अधिकारों के बारे में, और आप सभी जानते हैं कि सर मौलिक अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो हमारे मौलिक अधिकारों की जो कुल संख्या है दोस्तों वो कितनी होती है? तो मौलिक अधिकारों की कुल संख्या हमारी सर मूल 7 थी, लेकिन वर्तमान में हमारी 6 हो चुकी है। एक संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है। और इन्हीं की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला जो आपका अधिकार आता है वो आता है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी जिसे आप बोलते हो। और दोस्तों ये समता का अधिकार जो है आपका, ये कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो आप जानते हो सर ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में दिया गया है। उसके बाद दूसरा जो अधिकार होता है दोस्तों वो होता है स्वतंत्रता का अधिकार। और ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 19 से लेकर 22 के बीच में होता है दोस्तों। अब आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताना है। एक एक आर्टिकल को बताते हुए चलूंगा, जहां से आपको हर एक चीज जो है दोस्तों वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्हीं के बारे में। दोस्तों आर्टिकल 19 की अगर मैं बात करता हूं, तो आर्टिकल 19 के अंदर कुछ चीजों की स्वतंत्रता के बारे में आपको बताया गया है। और ये स्वतंत्रता किस चीज की होती है? बोलने की स्वतंत्रता है, बिना हथियारों के एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता है, देश में कहीं भी घूमने की आजादी है, कहीं भी बसने की आजादी है आपको, या दोस्तों आपको अपनी जीविका चलाने के लिए व्यापार करने का अधिकार इसके अंदर दिया गया है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 21 की बात आई है दोस्तों, तो आर्टिकल 21 के अंदर क्या दिया गया है? इसके अंदर दिया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है? सर वो आर्टिकल 21 के अंदर दी गई है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो है बी राइट होगा। आर्टिकल 20 की बात आई है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होता है? अपराधों के लिए दो से सीधी संरक्षण की वो बात करता है। अपराधों के लिए दो से सीधी संरक्षण की दोस्तों वो बात करता है। यानी इसके अंदर क्या कहा गया है? आर्टिकल 20 के अंदर किसी भी व्यक्ति को सजा जो है वो एक ही बार मिलेगी। मान लीजिए आपने कोई काम किया दोस्तों, तो उसकी सजा आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगी। दूसरा, अपराधी ने जब अपराध किया है तो उस समय के हिसाब से उसको सजा दी जाती है। और तीसरा, उसे खुद की गवाही देने के लिए कभी भी मजबूर या बाध्य नहीं किया जाएगा दोस्तों, ये इसके अंदर कहा गया है। और तीसरा जो है वो कहता है आर्टिकल 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी में संरक्षण दोस्तों। तो गिरफ्तारी में संरक्षण कैसे होगा उसकी बात ये करता है। इसके अंदर क्या होता है कि हिरासत में लेने के लिए आपको कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर जो है आपको दंडाधिकारी के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मनपसंद का वकील रखने के बारे में वो बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक आपराधिक कानूनी मामला नहीं है? आपराधिक कानूनी मामले की बात आई है दोस्तों, तलाक मामला, हत्या। हत्या तो है दोस्तों एक आपराधिक मामला है। अगर आप किसी की हत्या करते हो तो दोस्तों आपको कानूनी कार्रवाई होगी। चोरी करना भी बिल्कुल है दोस्तों। दहेज के लिए तो आपको पता है डोरी सिस्टम है, डोरी एक्ट लाया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर बच गया कौन सा? तलाक मामला। तलाक मामला जो है दोस्तों ये एक आपराधिक मामला नहीं है, यह एक आपका दीवानी मामला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। दोस्तों बात आई है यहाँ पे साक्षरता दर की, लिटरेसी रेट की वो बात कर रहा है। और 2011 की जनगणना थी दोस्तों, अब 2021 में होनी थी, और 2021 की जनगणना हुई नहीं। तो आपको 2011 की जनगणना को आधार मानते हुए बताना है कि सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो कहाँ की है। पहले तो दोस्तों मैं बात करता हूँ कुल साक्षरता की। तो कुल साक्षरता की जो दर है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो सर कुल साक्षरता की जो दर है वो सबसे ज्यादा है केरल में। केरल के जो लोग हैं दोस्तों वो सबसे ज्यादा भारत के राज्यों में पढ़े लिखे हैं। और सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो कहाँ की है? केरल की। पूरे देश की साक्षरता दर अगर आपसे वो पूछता है तो कितनी है? 74.04% है। और वहीं में अगर दोस्तों इस 74.4 में अगर मैं बात करता हूँ किसकी?
मेल की। तो मेल की जो साक्षरता दर है दोस्तों वो कितनी है, 82.14%। और वहीं मैं अगर बात करता हूँ फीमेल की, तो महिलाएं बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, 65.46% ही पढ़ी गई है। जिसमें सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ की है, केरल की। और केरल की पूछ ले कितनी साक्षरता दर है, तो दोस्तों 93.91% जो है वो क्या है, यहाँ की साक्षरता दर है, ये आपको याद रखनी है। और केरल की महिलाएं जो है दोस्तों वो सबसे ज्यादा क्या है, पढ़ी लिखी हैं। तो अगर पूछ ले केरल की महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो 92.07% जो है दोस्तों वो केरल की महिलाओं की साक्षरता दर है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो खालिस्तान से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाती है। तो दोस्तों भोजन जैसे ही हमारे मुंह में जाता है तो आपको पता है पाचन क्रिया शुरुआत हो जाती है। सबसे पहला ही जो पार्ट होता है वो मुंह होता है। मुंह के अंदर जाने के बाद दोस्तों हमारी जीभ होती है और जीभ के बाद हमारे दांत होते हैं। जीभ जो होती है इसके ऊपर टेस्ट बड होते हैं, स्वाद कलिकाएं होती है जो हमें स्वाद बताती है। दांत जो होते हैं वो उसको चीरने फाड़ने का और काटने का काम करते हैं। और उसके बाद जो है दोस्तों ये हमारी ग्रशिका में जाता है, यानी मुख्य गुहिका के अंदर जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए भोजन का पाचन कहाँ पर होता है। तो दोस्तों भोजन का जो पाचन होता है वो हमेशा छोटी आंत में ही होता है। किसमें होता है, छोटी आंत में। और बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन है दोस्तों उसके अंदर जो बटा हुआ उसमें जो पानी होता है उस पानी का अवशोषण बड़ी आंत के अंदर होता है दोस्तों, बस ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा खालिस्तान और खालिस्तान के दौरान होती है दोस्तों। दोस्तों अगर भारत की मैं बात करता हूं तो भारत के अंदर जो ज्यादातर वर्षा होती है वो कौन से महीने में होती है, सर वो जून से लेकर सितंबर के महीने में होती है। जून से सितंबर के बीच में ज्यादातर वर्षा होती है। लेकिन यहाँ तमिलनाडु की बात आई है और तमिलनाडु के अंदर जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। किससे होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से सर तमिलनाडु के अंदर वर्षा होती है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है दोस्तों वो अक्टूबर और नवंबर के महीने पे होती है। कब होती है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। क्यों, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर कोरोमंडल तट है और कोरोमंडल तट से टकराने से पहले जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से चलती हवाएं वही जो है यहाँ पर क्या करती है, वर्षा करने का काम करती है। तो अक्टूबर और नवंबर महीने में तमिलनाडु के तट पर जो है अधिकतर वर्षाएं होती है। तो दोस्तों ये आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जो ज्यादातर वर्षा होती है वो किस महीने में होती है, सर ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने पूरे पूरे एक सेट को कवर किया है दोस्तों। इसके साथ साथ जितनी भी बातें हमने पढ़ी है उसकी यूं की यूं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इंस्पायर एजुकेशन 1 के नाम से आप सर्च भी कर सकते हो। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हर रोज दोस्तों आपके जीके और हिंदी की प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और इसके साथ साथ दोस्तों आपके मैथ और रीजनिंग की क्लासेस जो कि सिर्फ प्रीवियस ईयर है। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से ही आपका आधा बर्डन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।